नमस्ते बच्चों। आज हम संचयन भाग 1 से सपनों के से दिन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे गुरदयाल सिंह ने लिखा है। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। नंगे पांव, फटी मैली सी कच्ची और टूटे बटनों वाले, कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। जब लकड़ी की ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहाँ कहाँ चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। धूल भरे कई जगह से छीले पाव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की माँ बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे। पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। यह बात तब ठीक समझ में आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहाँ बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है, कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवार के हुआ करते। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांव से ही आकर बसे थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे। जो कभी गए भी, पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंकाए और फिर स्कूल गए ही नहीं। न ही मैं बाप ने जबरदस्ती भेजा, यहाँ तक कि परचुनिए आड़तीये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी न समझते। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, मास्टर जी, हमने इसे क्या तहसीलदार लगवाना है? थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास के लंडे पढ़वाकर दुकान पर बहिया लिखने लगा लेंगे। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनिमी का सभी काम सिखा देगा। वहां तो अभी तक अलिफ बे जिमच भी सीख नहीं पाया। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों में से थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति के अनुसार यह खेड़न दे दिन चार कैसे कब बीत गए। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। बचपन में घास अधिक हरी और फूल की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। यह शब्द शायद आधी शती पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे, परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं सोच समझ के अनुकूल होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छाटे झाड़ उगे थे, जिसे हम डंडिया कहा करते थे, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंदकर महसूस कर सकता हूँ। इन दोनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतियों की दूध से सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं है कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर भी क्या किया करते। शायद जेब में डाल लेते, माँ उसे धोने के समय निकाल कर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल के बाहर आते उन्हें बकरी के मेमनों के भांति चर जाया करते। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने का और एहसास से उत्साहित भी होते,
परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कापियों किताबों से जाने कैसी बात आती थी कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके थे। तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जो बहुत अच्छे तैराक हो, परंतु 1-2 को छोड़ मेरी किसी साथी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते और कुछ गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस के सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। उन्हें ढांढस बढ़ाते। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। कई बार ऐसा लगता था कि सांस रुसने लगी है, परंतु हाय हाय करते किसी न किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बताते। मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात है, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहरी में ही छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों के भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता था। हम सभी उनके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का ढूंढ नहीं पाते। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हांडी जितना बड़ा सिर, उसके ठिगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। इतने बड़े सिर पर नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। लड़ाई वह हाथ पांव से नहीं सिर से किया करता। जब सांड के भांति फुंकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता तो उससे दोगुने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही न तोड़ डाले। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन के भांति बड़ा और भयंकर ही तो था।
हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे और अंग्रेजी के अक्षर हेच की भांति बने थे। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिट लटकी रहती। स्कूल की प्रेयर प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े रहने को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतार के पीछे खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा। उनकी घुड़की तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। सीधी कतार के साथ साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उन जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। यदि कोई लड़का अपने सिर भी इधर उधर हिला लेता तो पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो वह उसकी और बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचने के मुहावरे की प्रत्यक्ष करके दिखा देते। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उनके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी में को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारी गाल पर मार देते, तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीके की नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी भी स्थितियों को रहते स्कूल अच्छा लगने लगता, जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियां तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन, 1 2 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हो। कभी यह एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कापियों पर साल भर की लिखी गुड्डो गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहिब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह भी एहसास रहता था कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता था कि सत्ती गुर के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारे प्रेम की भावना जाग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती। हर वर्ष अगले श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी किताब पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तक ले आते और
हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती, जो तब 1-2 रुपयों में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में भी मुश्किल से 1 या 2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते, परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता था और 2 रुपए की एक परिवार में पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। 1 रुपया में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपए की 1 मन 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस ही नहीं हुआ, जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी, मुझे नई कापियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी, इस अरुचि का कारण यही समझ आया कि आगे की श्रेणी का कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते। कुछ ऐसे भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते थे जैसे हम हरफन मौला हो गए हो। यदि उनकी आशाओं पर पूरे न हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास दिया करती थी। परंतु स्कूल के 2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब स्काउटों को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह में ली विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह से विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बोटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बोटों की ठक ठक करते। अकड़कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान हो। दूसरे युद्ध का समय था परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाई केनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज को ही चलती। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव में जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वे रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज में सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। भर्ती हो जा रे रंगरूट, भर्ती हो जा रे अठे मिले से टूटे लितर, उठे मिलंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंगरूट, अटे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। आज इतना ही, बाकी का बाद में देखते हैं। धन्यवाद।